कल निमोनिया से रिकवर हो रहा था। अभी भी मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। कीमो के लिए अप्रैल महीने में एडमिट हुआ। गले में थोड़ी तकलीफ़ है, इसलिए कोरोना टेस्ट की और फिर से एक बार झटका लगा क्योंकि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पहले से ही मेरे फेफड़ों में इन्फेक्शन था और कोरोना वायरस आपके फेफड़ों पर ही अटैक करता है, जिससे इंसान सांस नहीं ले पाता और मौत हो जाती है। पूरा अस्पताल शॉक में था क्योंकि कैंसर में कोरोना होने वाला उस टाइम सेकंड वेव का मैं पहला पेशेंट था। मुझे कोरोना हुआ ये जब मेरे नज़दीकी लोगों को पता चला तो बहुत से लोगों ने मेरे बचने की होप छोड़ दी थी क्योंकि सेकंड वेव ज़ोर से शुरू थी और बहुत से लोग सिर्फ कोरोना की वजह से चले गए थे। पर मुझे पूरा यकीन था, अगर मेरे अंदर इतने बड़े कैंसर से लड़ने की ताकत, हिम्मत और हौसला है तो ये ना दिखने वाला कोरोना वायरस क्या चीज़ है। और इसी पॉजिटिविटी के वजह से मैंने 17 दिन में कोरोना को हराया। उसी समय दूसरा लॉकडाउन लग गया था और ये एक नई मुसीबत खड़ी हुई थी। लॉकडाउन के वजह से आने जाने के लिए रिक्शा टैक्सी नहीं मिलती और मिलती तो रेट बढ़ा के देना होते थे। ओला उबेर के रेट्स भी बढ़ गए थे। दूसरी चीज़, दुकान बाज़ार बंद रहने के कारण मेरी कैंसर डाइट की बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती और मुझे कभी कभी भूखा रहना पड़ता। 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए को हो गई थी। हमारे घर में फ़िल्टर का पानी नहीं आता, इसलिए हम पीने के लिए हर रोज़ 20 लीटर का जार लिया करते। लॉकडाउन के पहले 50 रुपए का जार अब 100 रुपए को हुआ था और उसके बाद भी वही रेट रहे। और भी बहुत से प्रॉब्लम लॉकडाउन में आए। उसके बाद गर्मी बढ़नी शुरू हुई। मुंबई की गर्मी बहुत ही भयानक और डरावनी होती है। 24 घंटे पसीना निकलता रहता। उसमें हमारी रूम का छत पतरे का था, जिससे गर्मी और भी ज़्यादा लगती। कैंसर की वजह से ऑलरेडी मेरी बॉडी का वाटर लेवल बहुत कम रहता और गर्मी में ज़्यादा बॉडी डिहाइड्रेट होती। बॉडी डिहाइड्रेशन की वजह से कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते, बॉडी की हीट भी बहुत बढ़ती। अगर मुंबई में रहने को हमें अच्छी जगह रूम मिलती तो शायद इतनी गर्मी ना लगती। गर्मी के दिनों में ही मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग और कठिन कीमो हुए। बाहर भी गर्मी और बॉडी में भी गर्मी, जिसकी वजह से कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए। मूवी में जब भी ब्लड कैंसर दिखाते हैं तो उसमें एक कॉमन बात होती है कि नाक से खून आता है, पर असल में बहुत जगह से खून निकलता है। मुझे खांसी आती और मुंह से खून निकलता। हाथ पैरों के नाखून जाते और नाखूनों में से खून निकलता। ओंठ और गाल फटते, उसमें से भी खून निकलता। कीमो की वजह से मुंह में छाले इतनी बुरी तरीके से आती कि पानी पीना भी मुश्किल, दर्दनाक रहता। सर दर्द तो हमेशा रहता, कभी कभी चक्कर आते, उल्टियाँ होती, नौशिया हमेशा रहता, खाने का मन नहीं करता और अगर गलती से खा भी लिया तो फ़ौरन उल्टी। इसलिए मोस्टली मैं लिक्विड डाइट लेता। जॉइंट पेन तो अलग ही लेवल का रहता। कीमो के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने की वजह से 20% से ज़्यादा लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। मुझे ब्लड कैंसर है, मतलब मेरा खून ख़राब हुआ है और यही ख़राब खून जब पूरे शरीर में बहता है तो मेरे शरीर के जो पार्ट्स हैं जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर, ये भी डैमेज कर दे सकता है। कैंसर हम सबके शरीर में होता है, पर जिसको होना है उसी को होता है। मुझे क्यों हुआ इसका कारण डॉक्टर भी नहीं बता सकते, बस हो गया समझो हो गया। मेरे डेली स्ट्रॉन्ग कीमो और स्टेरॉयड शुरू थे। स्टेरॉयड की वजह से मेरी शुगर लेवल बढ़ गई। शुगर लेवल 400-500 रहती। टाइप 2 डायबिटीज़ इतनी शुगर हो गई थी। इतनी शुगर देखकर डॉक्टर मैम बोली कि तुम कैंसर से बचोगे पर डायबिटीज़ से मरोगे। फ़ौरन मुझे एडमिट किया गया, कीमो स्टॉप किए गए, दवा गोलियों का प्रोटोकॉल बदला गया। डाइटिशियन को मिलकर डायबिटिक डाइट प्लान लेना पड़ा। अगले 10-12 दिन सिर्फ शुगर कंट्रोल करने में चले गए। तब तक कैंसर की ट्रीटमेंट धीमी कर दी गई। डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए शुगर लेवल चेक करके उसके हिसाब से खुद के हाथ से ही इंसुलिन लेना पड़ता। इंसुलिन लेने के बाद भी चक्कर आता, नींद आती, सर दर्द तो पहले से ही रहता, अब और बढ़ जाता। इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों का अगर कोई बीमारी है तो वो है डायबिटीज़। अब मेरी वजह से एक नंबर और बढ़ गया था। चलो इसका भी एक्सपीरियंस कर लिया। डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगा था तभी मुझे पाइल्स का प्रॉब्लम शुरू हुआ। ब्लीडिंग भी होती। मुझे हर रोज़ 3 वक्त मिलाकर 10 से 15 टैबलेट्स खानी रहती। 7 महीने हर रोज़ टैबलेट खा खा कर मेरे पेट के अंदर खराबी हो चुकी थी। डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता। इसके बाद जुलाई एंडिंग को मेरी रेडिएशन थेरेपी शुरू हुई। रेडिएशन के 10 दिन 10 लाइट्स लेने थे। रेडिएशन के लिए टाटा में वेटिंग थी, इसलिए हमें दूसरे अस्पताल में जाने को कहा। वो अस्पताल भी बहुत दूर था।
बरसात के दिन शुरू थे तो बहुत बार भीगते भीगते जाना होता। यहाँ पर भी मुसीबत मेरा साथ छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। 5 दिन की 5 लाइट्स हो चुकी थी और पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि ये चिकन पॉक्स यानी छोटी माता है और अगले 14 दिन तक आपको होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। एक नई टैबलेट दी जो दिन में 5 बार खानी रहती। पहले से ही इतनी सारी टैबलेट्स थी और उसमें एक एडिशन हो गया। फुंसियाँ बड़ी होने लगी, वैसे खुजलियाँ बढ़ने लगी। पूरे शरीर पर हाथ पैर सर सभी जगह फोड़े आ गए। इसकी वजह से मैं न सो सकता था न ठीक से बैठ सकता था और खुजली तो अलग ही लेवल की थी। केमो रेडिएशन और पूरे गर्मी के मौसम की गर्मी चिकन पॉक्स के ज़रिए बाहर निकल रही थी। ट्रीटमेंट में आज तक मैंने बहुत सहा था। आईसीयू का दर्द, निमोनिया का दर्द, कोरोना का दर्द, केमो रेडिएशन का दर्द, डायबिटीज़ का दर्द, पाइल्स का दर्द, इतना सारा दर्द सहन करने के बाद अब मेरी बॉडी रेडी नहीं थी कि किसी और तरह का दर्द सहन कर सके। और मेरी मेंटल सिचुएशन भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में था क्योंकि सहन करने की भी एक हद होती है और वो मेरी हद सहन शक्ति ख़त्म हो चुकी थी। कभी कभी तो सुसाइड करने के ख्याल भी आते। सिर्फ माँ का संघर्ष देखता और फिर जीने की सोचता। खुद को संभालता और कहता कि दिस शैल टू पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इस दौरान मुझे नौशिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जैसे ही मुझे खाने पीने की चीज़ों की स्मेल गंध आती तो मैं फ़ौरन उल्टियाँ करता। उल्टियाँ करने की वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने लगे और वीकनेस भी बढ़ी। मुंबई में आए 8 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। लास्ट के 1-1.5 महीने की ट्रीटमेंट बाकी थी। अब लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऊपर वाला अपने को इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ने वाला था। हुआ यूँ कि मेरे फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। वो भी अस्पताल में काफ़ी दिन थे। उनकी डायबिटीज़ की वजह से दोनों किडनी फेल हो गई थी। एक दिन शाम को 5:30 बजे छोटी बहन ने फ़ोन किया और रोते रोते बताया कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मम्मी और मैं वहीं पर रोने लगे। मुंबई से मैं और मम्मी फ़ौरन गांव की तरफ निकले। रात के 3 बजे गांव में पहुंचे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। पापा का अंतिम विधि पूरा किया गया। अंधेरे में ही जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाया गया और पापा को आखिर में दफनाया गया। अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। यहाँ मुझे ज़िंदगी भर इस बात का दुख रहेगा कि मैं अपने पापा के आखिरी वक्त में साथ नहीं था और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि मैं दफनाने के पहले जो आखिरी नमाज होती है वो भी न ठीक से पढ़ सका क्योंकि मेरे हाथ में बैंडेज था। मैं ठीक से पापा को कंधा भी नहीं दे पाया। 2 दिन रोना धोना होने के बाद फिर मुंबई अस्पताल में चला गया। डॉक्टर लोगों ने भी सिचुएशन समझ ली और फिर से केमो शुरू किया। हमने मुंबई वाली रूम खाली कर दी थी, पर पापा की डेथ की वजह से मेरे केमो 7 दिन एक्सटेंड हुए। उस टाइम हमारे पास रहने का इंतज़ाम नहीं था, इसलिए हम दिन का अस्पताल में केमो लेते और रात का कैजुअलिटी एरिया में वहीं पर सोते। बहुत सारी काली रातों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम 9 महीने से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ओपीडी में हम गए। डॉक्टर ने हमको कहा कि आपकी बॉडी ने केमो रेडिएशन को काफ़ी अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड दिया है। आपका कैंसर पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया है। अब आप घर जा सकते हैं। आपकी छुट्टी हो गई। आप जीत गए। सिर्फ लंग्स में आपकी छोटी ट्यूमर है। आपको मंथली फॉलोअप के लिए आना पड़ेगा। केमो की टैबलेट अगले 2-2.5 साल तक चालू रहेगी। बॉडी रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि बॉडी बहुत जगह डैमेज हुई है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने की खबर सुन के मेरे आँख में खुशी के आंसू आए थे क्योंकि मेरा नया जन्म हुआ था। ट्रीटमेंट में मैं खुद को बहुत मोटिवेटेड रखता। ट्रीटमेंट मेरे लिए एक मिशन की तरह थी और इस मिशन को मैंने नाम दिया था मिशन यू कैन। यू कैन का मतलब यूनुस कैन। यूनुस कैन डिफीट द कैंसर। और आज मैं आपके सामने ज़िंदा हूँ और पूरे जोश के साथ कह सकता हूँ, यस आई डिड। आई सक्सेसफुली completed माई ट्रीटमेंट। यूनुस हैज़ डिफीटेड द कैंसर। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक। ये मैं ही था बचा के खुद को ले आया किनारे तक, वरना कैंसर के समुंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। इस पूरे मौत को छूकर आने के सफ़र में मैंने कुछ चीज़ें सीखी। पहली चीज़, ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ खुद ज़िंदगी ही है।
हम जिंदा है, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सांस ले रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। देयर इज नथिंग टू बी हाईली रेटेड दैन अलाइव। मेरे साथ के कई पेशेंट तो गुजर गए। हम जैसे भी है, जो भी है, जिस भी हालत में है, अच्छे हैं, क्योंकि हमसे 10 गुना बदतर जिंदगी कुछ लोग आज भी बिता रहे हैं। बिजनेसमैन, कलेक्टर, ऑफिसर या सक्सेसफुल इंसान बनना ये जिंदगी में सबसे बड़ा संघर्ष नहीं, बल्कि जिंदा रहने का संघर्ष सबसे बड़ा है, और इसमें मैं जीत गया हूँ। दूसरी बात, अब हम जिंदा है तो हमें दर्द, दुख, तकलीफ तो होगी ही ना। दर्द ही तो है जो हमें जिंदा होने का एहसास दिलाता है, वरना मुर्दों को तो जलाने पर भी कुछ एहसास नहीं होता, ना फर्क पड़ता है। मुझे हमेशा शरीर में तकलीफ, दर्द रहता, तब मैं ऊपर वाले से कहता कि या खुदा, मुझे जितना दर्द दे सकता है उतना दे, सारी दुनिया का दर्द दे, पर उस दर्द को सहन करने की ताकत भी मुझ में दे। मैं अपने आप से कहता, ये सभी दर्द मेरे अंदर है, अपने आप में ही छिपा तू एक सिकंदर है। सोना जब भट्टी से निकल कर आता है तो और भी चमकता है। तीसरी बात, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है। इस विशाल दुनिया में हजारों लोग पैदा होते हैं और हजारों मरते हैं। हम तो बस एक कण के बराबर है। इसलिए हमें गुरूर, घमंड, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारा हर एक दिन बोनस है, और इस बोनस दिन को बोगस नहीं जाने देना है। हमें हमेशा नेक काम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आना चाहिए। एक स्पिरिचुअल थॉट हमेशा हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि अगर हम एक इंसान की मदद करते हैं या भला करते हैं, तो ये प्रकृति हमारे लिए 4 लोग किसी न किसी जरिए से हमारे मदद के लिए भेज देगी। मैंने कैंसर होने से पहले बहुत सारे NGO, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम के साथ काम किया था, बहुत सारे सोशल वर्कर के साथ काम किया था, इसलिए मेरे बुरे वक्त में मेरे बहुत काम आया। चौथी बात है फैमिली इम्पोर्टेंस। हमारे बुरे वक्त में हमारे दोस्त और रिश्तेदार से पहले हमारा परिवार काम आता है, इसलिए सभी परिवार वालों के, जैसे भाई बहन, माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी, इन सब की हमें इज्जत और आदर करना चाहिए। इस पूरे सफर में मेरे साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी मेरी माँ थी। 9 महीने उसने मुझे छोटे बच्चे की तरह संभाला, मेरा ख्याल रखा। जिस औरत को अपने गाँव और मजदूरी के सिवा कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, वो मेरे साथ 9 महीने मुंबई में रही। अगर वो मेरे साथ ना होती तो आज मैं भी ना होता। उसी ने मुझे दोबारा जन्म दिया है, और इस बार उसे पहले से भी ज्यादा दर्द सहन करना पड़ा है। मेरे लगभग हर एक बॉडी पार्ट में कैंसर फैल चुका था और बचने के चांस भी कम थे। उसमें मुझे जॉन्डिस, फंगल निमोनिया, कोरोना, चिकन पॉक्स हुआ। केमोथेरेपी मेरी 9 महीने तक कंटिन्यूअसली चली। रेडिएशन थेरेपी भी हुई, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स हुए। इतना सब के बावजूद भी मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं आज जिंदा हूँ। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सही अस्पताल में अर्ली ट्रीटमेंट। किसी भी तरह का कैंसर हो, अगर जल्दी डायग्नोज और ट्रीटमेंट हुआ तो बचने के चांस ज़्यादा है। ये वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा। दूसरा है कि इसी के साथ बहुत ज़्यादा सहन शक्ति और पेशेंस आपके अंदर चाहिए। कहते हैं इरादा किया है जब ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तीसरी चीज़, पॉजिटिव थॉट्स और विल पावर। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और पॉजिटिव रखा था, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। मैं अपने आप को बोलता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कैंसर को हरा कर ही रहूँगा, और ये मेरा विनिंग एटीट्यूड बहुत काम आया। ये थी मेरी पूरी इंस्पायरिंग एंड अमेजिंग कैंसर जर्नी। इस मेरी कैंसर जर्नी में जिन लोगों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरा साथ दिया हो, मुझे मदद की हो, उन सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और स्पेशल थैंक्स टू ऑल डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। इसी के साथ स्पेशल थैंक्स टू मेरी मॉम और मेरी पूरी फैमिली। अगर मेरे साथ आपको बात करनी है या कुछ पूछना है तो आप मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस जर्नी को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, अलविदा, नमस्कार।